हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो यार अपने 3 चैप्टर अपन ने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज अपना है चौथा चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इसके अंदर यार अपन ज्योमेट्री की बातें करेंगे और कुछ मतलब ऐसी चीजें जो कि लॉजिकल है, बट अपन उसको रिटर्न में कैसे लिखते हैं अपन उसकी बात करेंगे। और अपन यूक्लिड की बात करेंगे कि ये जो यूक्लिड हैं ये बेसिकली अपने बहुत ही एंशियंट टाइम के कह लो, आप मैथमेटिशियन कह लो, काफी अच्छे, ठीक है ना। जो इन्होंने जो बातें बोली थी वो आज जा मतलब अब जा करके अपन मतलब सच हो रही हैं, ठीक है ना। तो ही वॉज अ जीनियस। तो चलो चालू करते हैं। मेरा नाम ऋषिराज चौहान है, ठीक है ना। तो यार यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने देखो कुछ डेफिनेशंस दी थी, ठीक है ना, जो कि काइंड ऑफ लॉजिकल हैं, बट अपने को बस मतलब उनकी डेफिनेशंस अगर अपने से कोई पूछ ले तो अपन नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट की कोई डेफिनेशन कैसे बताएगा? तो हमारे यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था। तो एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड हैज अ शेप, साइज एंड पोजीशन, ठीक है ना, एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल भाई, अगर कोई एक आपके मान लो कोई एक बॉक्स है आपके रूम के अंदर, या आपके कोई टेबल है, या फिर कोई मान लो एसी का रिमोट है, ठीक है ना। तो अपना वो क्या है, वो एक सॉलिड है जिसको अपन शेप और साइज इसके पास है, पोजीशन इसके पास है, कहीं पर पड़ा हुआ होगा, इसको अपन हर जगह पर मूव कर सकते हैं। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सर्फेसिस, ठीक है भाई। जिन जिन जगह के ऊपर, जैसे मान लो ये अपना रिमोट है, तो इसके अंदर ये एक 3D के अंदर ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये वाले सरफेस हैं, ये पीछे की तरफ सारे सरफेसेस हैं। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव थिकनेस। बिल्कुल भाई, ये जो इसकी जो चौड़ाई होगी उसको अपन थिकनेस बोल देते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन एंड दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स, ठीक है ना। बाउंड्रीज क्या है? जो बाउंड्रीज हैं वो है सर्फेसेस, मतलब ये है एक सरफेस, ये एक सरफेस। बेसिकली वो जो आइटम है, मतलब जो एसी का रिमोट है, वो कहाँ खत्म हो रहा है? उनके सर्फेसेस पे खत्म हो रहा है, या फिर ये स्ट्रेट लाइंस के ऊपर जो आखिरी के, जैसे मान कोई भी ये एसी का रिमोट अगर इस तरीके से है, तो इसके अंदर ये कहाँ खत्म हो रहा है? ये या तो सर्फेसेस पे खत्म हो रहा है, या तो फिर इन लाइंस पे खत्म हो रहा है। ये लाइंस जो हैं, ये इसने बताया है, ये लाइंस अपनी खत्म होती है पॉइंट्स पर जाकर। देखो, अपने को लाइन पता है कि अपन ने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, और अपन ने ऐसे खींच दिया। तो इस वाली लाइन के ऊपर अल्टीमेटली तो क्या है, बहुत लाइक इनफाइनाइट डॉट है। इनफाइनाइट डॉट से मिल करके उन डॉट्स को, मतलब इनफाइनाइट डॉट्स जब मिलेंगे तब जा करके एक लाइन बनेगी। तो बेसिकली ये आखिरी के जो पॉइंट है ये भी डॉट्स ही होते हैं, ये इसने यहाँ पर बताया है, ठीक है ना। अब इसने क्या बताया, कंसिडर 3 स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। बिल्कुल भाई, क्या होगा, हर स्टेप के अंदर अपन एक एक्सटेंशन को खोदेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डायमेंशन। ऐसे क्या होगा कि मान लो सरफेस, ठीक है ना, एक सॉलिड के पास डायमेंशन कितनी होती है? डायमेंशन मेरे को पता है क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। अब मान लो जब मैं इससे अगर मैं क्या बोलते हैं, सॉलिड से अगर मैं प्लेन की तरफ जाऊंगा, तो इसके अंदर मैं एक डायमेंशन खोदूंगा, लेट से मैंने उसकी हाइट खोदी, ठीक है ना। तो फिर वो क्या बचा, वो एक सरफेस बच गया। अब सरफेस से और अगर मैं इसको 1D में आऊंगा, तो 1D के अंदर क्या बचेगी, सिर्फ एक लाइन बचेगी, ठीक है ना। और फिर अगर 1D से अगर मैं पॉइंट पे आऊंगा, तो पॉइंट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, ठीक है ना। पॉइंट डजंट हैव एनी डायमेंशन। तो यूक्लिड ने अपने इन कुछ कुछ बातों को, जो कि काफी हद तक काफी लॉजिकल है, उसको इसने अपने 7 पॉइंट्स, मतलब इसने अपने 7 अभी यहाँ पर इसने पॉइंट्स दिए हैं, तो अपन एक बार इनके साथ सॉरी गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाले इसके 7 पॉइंट्स हैं, इनके साथ अपन अगर गो थ्रू कर लेते हैं। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। बिल्कुल भाई, मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब इसके आप कोई पार्ट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी मतलब इससे कोई शॉर्टेस्ट चीज नहीं है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो अ पॉइंट इज विच दैट हैज जीरो पार्ट या फिर नो पार्ट। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि अगर मैं कोई लाइन बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, ठीक है ना, और एक लेंथ है बस। लेंथ मान लो एल है, तो ब्रेथ अगर इसकी है नहीं तो ब्रेथ जीरो, ठीक है ना। तो लाइन है क्या, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ,
ठीक है ना। अब अपन देखो, अगर कोई अपने से लाइन की डेफिनेशन पूछ लेता तो अपन बता ही नहीं पाते कि भाई लाइन की डेफिनेशन क्या होता है। अपने को तो पता है, यहाँ पे बस एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ा है, इसको लाइन बोलते हैं। बट इसकी अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो वो अपने को नहीं पता। तो यूक्लिड भाई ने वाली अपनी क्या बोलते हैं, इसको डिफाइन किया है कि लाइन क्या होती है। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, अपन ने बात करी थी, कोई भी अगर एक लाइन होती है तो वो बेसिकली इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलकर के बनती है। तो इसका लास्ट और इसका जो फर्स्ट है वो बेसिकली एक पॉइंट है। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. ठीक है ना। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. बिल्कुल भाई, ये इतने सारे डॉट्स को मिल करके लाइन बन रही है भाई, इसने लिखा हुआ है। A surface is that which has length and breadth only. ठीक है। सरफेस क्या है? सरफेस बेसिकली 2D में हो गया कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ है, इसकी कोई हाइट नहीं है। हाइट होगी तो फिर वो सॉलिड हो जाएगा। तो सरफेस बोले तो कि जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी। एजेस ऑफ द सर्फेसेस आर लाइंस। बिल्कुल भाई, ये क्या है? एज क्या होती है? कॉर्नर्स। तो ये क्या है? ये एक लाइन है, ये एक एज है, तो ये भी एक लाइन है। सिमिलरली ये भी एक लाइन है, सिमिलरली ये भी एक लाइन है। ठीक है। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. Evenly with the straight lines on itself. वही बात आ गई, हाँ भाई, कि ये लाइंस को मिल करके बेसिकली एक सरफेस बनता है। प्लेन सरफेस क्या है? सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। ठीक है ना। ये प्लेन सरफेस है, तो इस सरफेस के अंदर क्या है कि हाँ भाई, जो भी सरफेस आएगा उसी के ही स्ट्रेट लाइन से मिलकर के जो प्लेन बनेगा उसको अपन प्लेन सरफेस बोल लेते हैं। ठीक है ना। देखो, बहुत ही थियोरेटिकल सा चैप्टर है, आपको बस ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है ना। इसी से ही अपने सारे क्वेश्चंस काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। अब होते हैं ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि जो चीज हर जगह पर ट्रू ही है। मान लो अपन बोलते हैं कि हाँ भाई, विराट एक इंडियन, ठीक है ना, एक इंडियन बैट्समैन है। तो ये आप चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्ला ब्ला, साउथ अफ्रीका, जहां आपको जाना है वहां पर ये वाली जो चीज है ये हमेशा ट्रू रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विराट एक इंडियन बैट्समैन है। ठीक है ना। तो सिमिलरली ऐसे चीजों को, मतलब ऐसे ऑब्वियस ट्रुथ को जिनको अपन क्या है, प्रूफ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। विराट है, इंडियन बैट्समैन है तो है, तो अपन उसके अंदर उसको कुछ प्रूफ नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना। अगर मान लो कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कहीं पर भी चले जाओगे कि हाँ भाई ऋषिराज जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर ऋषि पढ़ा रहा है, अगर आपके बारे में बात करें कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहीं पर भी अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं ऋषि सर का एक लेक्चर ले रहा हूँ, तो हाँ भाई वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे ट्रुथ्स को यूक्लिड भाई ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एक्सोनिम और एक है पोस्टुलेट। एक्सोनिम ऐसे अजम्पशंस हैं जो कि अपन थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। मतलब कि वो वाले जो अजम्पशंस रहेंगे वो हर जगह पर अपन यूज कर सकते हैं। वेयर एज पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं, मतलब उनका जो लेना देना है वो ज्योमेट्री से है। ठीक है ना। उनका लेना देना ज्योमेट्री से है। वेयर एज जो एक्सिनम्स होते हैं इनका लेना देना ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली ज्योमेट्री में लगेंगे, वो अपन पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन एक बार एक्सोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है ना। ये आपको लाइक लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए कि अगर मैंने, मतलब मैं आपको एक्सोनिम्स अभी पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे ध्यान होना चाहिए कि अभी फोर्थ एक्सोनिम क्या लिखा हुआ था, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है ना। तो आपको ये इस तरीके से याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन कि मतलब फर्स्ट यूक्लिड का एक्सोनिम क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो यार यूक्लिड का अपन पहला एक्सोनिम देख लेते हैं। ठीक है ना। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये अपने को पता है। देखो वैसे तो लॉजिकली देखे तो ये चीज अपन मानते ही हैं कि अगर मैं बोलूं कि ए बराबर बी है, ठीक है ना, और बी बराबर सी है, तो इसका मतलब क्या है? ए बराबर सी है। समझ में आया? मैंने बोला कि भाई ए सेक्शन के अंदर 60 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 60 बच्चे हैं, ठीक है ना, और मैं बोलूं कि बी सेक्शन के अंदर जितने बच्चे हैं वो सी सेक्शन के बराबर हैं,
सी सेक्शन में भी उतने ही बच्चे हैं जितने बी सेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी भी बराबर है, यानी कि ए में भी 60 बच्चे और सी में भी 60 बच्चे। समझ गए? ठीक है ना। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर मतलब कोई भी दो चीजें सेम है, मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब अगर कोई भी जैसे बी जो है अगर वो ए के भी इक्वल है और बी जो है वो सी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए और सी भी इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका मतलब कि मानो अपन बोल रहे हैं अगर मैं कोई भी इक्वेशन छोड़ो, अपन पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ भाई ए सेक्शन के अंदर मान लो 60 बच्चे हैं, ठीक है ना, बी सेक्शन में भी 60 बच्चे हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इक्वल्स ऐड करूं दोनों तरफ, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। तो मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई भी मतलब मानो कि इसके अंदर मैंने 10 बच्चे जोड़ दिए, मैंने बोल दिया यार ए सेक्शन के अंदर भी 10 बच्चे जुड़ गए, बी सेक्शन में भी 10 बच्चे जुड़ गए, ठीक है ना, ये ए सेक्शन का है और ये बी सेक्शन का। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी दोनों के अंदर बच्चे सेम ही रहेंगे, बट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सेम। अब क्या हुआ कि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 थे, बी में भी 60 थे, दोनों के अंदर मैंने 10-10 जोड़ दिए, तो अब क्या हुआ, ए में कितने हो गए 70 हो गए, बी में कितने हो गए 70 हो गए। इसका मतलब क्या है, आपस से ए और बी की वैल्यू इक्वल आ गई। समझ में आ गया कि अगर अपन ने इक्वल्स ऐड किए तो इक्वल्स ही रहेंगे एज अ होल। इफ इक्वल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। बिल्कुल भाई सेम बात। 60 में से अगर मैंने बोल दिया ए सेक्शन में से मैंने 10 बच्चे घटा दिए और मैंने बोल दिया बी सेक्शन में से मैंने 10 बच्चे घटा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सेक्शन में कितने बच गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, बी में कितने बच गए 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी अगेन, मतलब माइनस करने के बाद भी बच्चे उतने ही बच रहे हैं। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो यार, अगर मैंने बोला कि ये और ये है, ए और बी है, अगर ए बी और सी डी, ये सी और डी मान लो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और सी डी अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं। मतलब अगर मान लो कि मैंने सीडी को एबी के ऊपर रखा और एक बार मैंने एबी को उठा करके सीडी के ऊपर रखा, तो मेरे को नीचे वाला नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मींस दे बोथ आर इक्वल। ऐसा अपन एक एग्जांपल मतलब ट्राई कर लेते हैं। मान लो आपने दो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए, ठीक है ना, ए बी सी और डी ई एफ। अब क्या है, अब मान लो कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं एकदम, मतलब सॉरी इक्वल नहीं, इक्वल तो अपने को सॉरी प्रूफ ही करना है। इसके अंदर आप ये काम अपन ऐसे सोचे कि अगर मान लो मैंने एबीसी को उठा के डीईएफ के ऊपर रख दिया, ठीक है ना, तो मेरे को बेसिकली नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा। अब मैंने डीईएफ को उठा के एबीसी के ऊपर रख दिया, तो अब मेरे को एबीसी नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर है। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ, अ होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। फिफ्थ पॉइंट है यूक्लिड्स एक्सोनिम का, अ होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। यार अपने पास देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपने पास पिज्जा का ही है, ठीक है ना, ये पिज्जा है, मान लो 8 इंचेस पिज्जा है, 4 भाग हो गए। तो अब अगर मैं इसमें से कोई एक पार्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो कि अपन ने ये वाला पार्ट एक यहाँ पर निकाल लिया, वापस से अपन ने सेम इसका एक और पिज्जा ऐसा सिमिलर सा मान लो अपने, तो ठीक है ना, तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने वापस से भर दिया, ऐसे मान लो, ठीक है ना, इसको मैंने वापस से भर दिया, एक पार्ट निकाल करके वापस से मैंने वो वाला पार्ट पिज्जा का भर दिया। तो अब ये वाला जो पार्ट है, तो ये हमेशा इस पूरे पिज्जा से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये इसका पार्ट ही तो है, ठीक है ना, ये इससे बड़ा तो नहीं होगा, तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, अ होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, देखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, वो मैं पहले ही बताया था मैंने आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ को अपने को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अपने को बस लॉजिक देखना है, और हाँ अपने को बस ध्यान रखना है कि ये यूक्लिड्स के एक्सोनिम है, और अपने को लाइन वाइज में ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं 6 के ऊपर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब यार इसका अपन एग्जांपल देखें तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो विराट ने 100 रन बनाए, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि यार रोहित ने विराट के आधे बनाए, लो भाई इसने 50 बनाए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो और कौन है अपना, हम्म, रोहित शर्मा ले लो और एक शुभमन गिल ले लो। तो मैं बोल रहा हूँ क्या भाई शुभमन गिल ने भी विराट से आधे ही रन बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रोहित ने भी विराट से आधे रन बनाए हैं और शुभमन ने भी विराट से आधे रन बनाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों विराट के रन का हाफ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल्स है। दिख रहा है अपने को। थिंग्स यानी कि थिंग्स मतलब रोहित के रन और शुभमन के रन। थिंग्स विच आर, अच्छा डबल, ओके। तो सॉरी ये अपना 7th पॉइंट एक बार पहले देख लो। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। तो ये क्या है, ये दीज आर द थिंग्स, रोहित के रन और शुभमन के रन। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग यानी कि दोनों ही विराट के रन के हाफ है, आर इक्वल टू वन अनदर। बस ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 6th पॉइंट देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। मान लो जैसे किसी एक बच्चे का वेट है जिसका वेट है 50, ठीक है ना। अब दूसरे बंदे का वेट है 100। तो इससे क्या हुआ कि ये राम है, रे श्याम है और ये घनश्याम है, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर में मत जाना, बस समझ में आना चाहिए। अब मैंने बोला कि हाँ भाई जो श्याम है इसका वेट भी राम के वेट के डबल है, जो घनश्याम है इसका वेट भी जो है वो राम के वेट के डबल है। इसका मतलब क्या हुआ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बस ये ऐसा सा ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है, सेम सी चीज लिखी हुई है। थिंग्स यानी कि भूपेंद्र का वेट और घनश्याम का वेट आर डबल ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग क्या है यहाँ पर, राम का वेट, आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल। तो अपने ये कितने हो गए, अपने ये 6 एक्सोनिम हो गए, ठीक है ना। तो अपन ने एक्सोनिम पढ़ लिया, अपन ने अब अपने को पढ़ने हैं पोस्टुलेट्स। तो यार देखो 17-18 मिनट का वीडियो हो गया, आप भी बोर हो गए होगे। तो अभी के लिए आप इन वालों को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, अच्छे से इन वालों को पढ़ लो और इनको रट लो कि हाँ भाई अपने को लाइन वाइज पता होना चाहिए कि हाँ भाई यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सोनिम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है ना। अगर मैं इक्वल्स में से इक्वल्स को ऐड, इक्वल्स में अगर मैं इक्वल्स को ऐड करता हूँ तो भी इक्वल रहेगा, इक्वल्स में अगर मैं इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो रिमाइंडर जो बचेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। दो चीजें अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है तो वो इक्वल टू वन अनदर है। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, बिल्कुल सर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये अपन ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो वेट से अपन ने देखा कि थिंग्स विच आर इक्वल, सॉरी थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और मतलब अगर मान लो अगर 3-4 भी होते हैं यहाँ पर, अगर घनश्याम, सुरेश, भूपेश जो भी, अगर उनका वेट भी 100-100 होता तो इसका मतलब ये चारों ही आपस में इक्वल्स हैं, ठीक है ना। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है भाई। अपने विराट कोहली के रन हैं और ये रोहित शर्मा और शुभमन के रन है, ये अपन ने देख लिया। तो ये वाले जो चीजें हैं इसको अपन कहीं पर भी मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, ये हमेशा ही ट्रू रहेंगे, ठीक है ना। अब अपने को इसके बाद पोस्टुलेट्स की बात करनी है, एक बार आप इसको देख लो, रिवाइज कर लो और इनको अच्छे से रट लो। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टाटा।